Dear students, I am Dr. Vivek Singh. Today we will study breathing and exchange of gases. In breathing and exchange of gases, we will study mechanism of breathing. To understand mechanism of breathing, हमें क्या पता होना चाहिए? ठीक है, ब्रीदिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है और वो कैसे फंक्शन करता है. तो हमारा जो ब्रीदिंग के लिए मेन ऑर्गन्स कौन से हैं हमारी बॉडी में? लंग्स हैं. लंग्स जो हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय ए कैविटी, ठीक है, विच इज़ नोन एज थोरैसिक कैविटी या उसको थोरैसिक केज कहते हैं. अब ये थोरैसिक केज किसका बना हुआ है? अगर इसका हम थोरैसिक केज का पिछला हिस्सा देखें तो ये किसका है? वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी पड़ी हुई है पीछे चेस्ट के, तो वो हमारा डॉर्सल पार्ट है. तो अगर पूछा जाए डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैसिक केज, इट इज़ वर्टिबल कॉलम. वेंट्रल पार्ट जो है आगे का हिस्सा है, वहाँ पर क्या है? स्टर्नम है. स्टर्नम इज आल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन. तो आगे के हिस्से में स्टर्नम हो गई. अब नीचे के हिस्से में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पड़ी हुई है हमारे थोरैसिक केज में या थोरैसिक कैविटी में या चेस्ट कैविटी में, उसको हम क्या कहते हैं? डायफ्राम. डायफ्राम जो है ये प्रिंसिपल या मेजर इंस्पायरेटरी मसल है. अब ये जो है कहाँ पे है? निचले हिस्से में पोस्टीरियर पार्ट, और ऊपर का जो हिस्सा है वो हमारा जो है नेक है. अगर थोरैसिक कैविटी की अगर हम बात करें तो पीछे का हिस्सा डॉर्सल पार्ट है, वर्टिबल कॉलम. आगे जो है स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन. डायफ्राम नीचे की तरफ पोस्टीरियर साइड में, एंटीरियर ऊपर की तरफ नेक है हमारी. अब जो लेटरली है, जो स्टर्नम से जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है हमारा? वो हमारा रिब्स निकल रही हैं, ठीक है. जो पसलियाँ हैं वो निकल रही हैं, और रिब्स जो हैं कहाँ तक जा रही हैं? पीछे हमारे वर्टिबल कॉलम तक जा रही हैं. अब ये जो वर्टिबल कॉलम तक जा रही हैं, ठीक है, रिब्स दे आर आल्सो नोन एज कॉस्टे, COASTAE, कॉस्टे. अब ये जो कॉस्टे हैं, जो दो रिब्स हैं, दो रिब्स के बीच में जो आपका मसल लगी हुई है उनको हम क्या कह सकते हैं? इंटरकॉस्टल मसल. अब इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं ये भी दो तरीके की होती हैं. एक ऐसी होती हैं, एक जिनको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, जो बाहर की तरफ है, और जो अंदर की तरफ है उनको हम कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. अब जो इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं इनका रोल भी अलग अलग है, ठीक है. अब उनका रोल हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में जब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन बताएंगे उसमें क्लियर कर देंगे. अब जो है पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जो हमारा आज का टॉपिक है. स्ट्रक्चर आपको बता दिया, डॉर्सल, वेंट्रल साइड, ठीक है, लेटरल साइड क्या है, रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स कितने तरीके की हैं वो क्लियर कर दिया. अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक जिसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, एयर का अंदर लेना, और एक्सहेलेशन, एयर का बाहर निकालना, या एक्सपायरेशन. अब क्या होना है आपका जो है इंस्पायरेशन होना है, एयर हमारी बॉडी के या लंग्स के अंदर जानी है, तो कैसे जाएगी वो? उसके लिए द इंटरकॉस्टल मसल्स क्या हैं? दे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. अब इंटरकॉस्टल मसल्स में भी कौन सी मसल्स? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है. जो मसल्स आपके रिब्स साथ लगी हुई हैं दो तरीके की हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल. तो यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल्स एक्सटर्नल वाली क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एंड द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड. डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाएगा. अब डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, वो फ्लैटेंड हो जाएगा, ठीक है. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन द शेप ऑफ द डायफ्राम इट बिकम्स फ्लैटेंड. अब क्या होगा? अब ये जो है इंटरकॉस्टल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी वजह से जो रिब्स हैं और जो स्टर्नम है वो क्या होगा? वो ऊपर की तरफ आएंगी अपवर्ड, और बाहर की तरफ आएंगी आउटवर्ड, ठीक है. ऊपर की तरफ आई, बाहर की तरफ आई, जिसकी वजह से क्या हुआ? चेस्ट कैविटी जो है वो इंक्रीज हो गई. अब चेस्ट कैविटी इंक्रीज होने से जो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे क्या होगा? वो एरिया आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, लेटरली भी बढ़ जाएगा, ठीक. तो ये चेस्ट कैविटी बढ़ गई जिसकी वजह से लंग्स में क्या हो गया?
प्रेशर कम हो गया और एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एयर का वो ज़्यादा है, तो एयर इंटर्स इनसाइड आवर लंग्स वाया नॉस्ट्रल्स। फिर से समझ लीजिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन और इनहेलेशन द इंटरकॉस्टल मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, ribs and sternum shifts upward and outward, due to which thoracic cavity increases, pressure inside thoracic cavity decreases, air from the atmosphere enters into our lungs via nostrils। ये तो हो गया आपका इंस्पायरेशन। अब एक्सपायरेशन में जो है क्या करना है, इंटरकॉस्टल मसल्स आप रिलैक्स कर दीजिए, ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स दे रिलैक्सेस। उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, जो आपका स्टर्नम बाहर की तरफ आ गई थी या रिब्स बाहर की तरफ आ गई थी वो अब क्या होंगी, अंदर की तरफ चली जाएंगी, ठीक है। अब ये जो है स्टर्नम और जो है आपका रिब्स है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड चली गई। डायफ्राम लेकिन वहाँ पे क्या होगा, डायफ्राम मूव अपवर्ड, और जिसकी वजह से डायफ्राम इट बिकम्स डोम शेप, एक गुंबद जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए इस डायग्राम में, आप इसमें देखिए, इन ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन मतलब इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, इंटरकॉस्टल मसल्स दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड द डायफ्राम इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, डायफ्राम आपका नीचे की तरफ आ रहा है, ड्यू टू विच चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, ठीक है, स्टर्नम का मूवमेंट बाहर की तरफ और या आउटवर्ड की तरफ, रिब्स भी आपकी बाहर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। उसका अपोजिट आप देख लीजिए, उस समय क्या हो रहा है, इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड, ये गुंबद नुमा स्ट्रक्चर बना रहा है डायफ्राम, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो एयर इज गिवन आउट, ठीक है। ये प्रोसेस है आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, या कह सकते हो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। अब इसमें आपको मेन पूछा क्या जाता है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन क्या आता है, डायफ्राम जो है वो कब फ्लैटेंड है, कब डोम शेप्ड है, ठीक है। जो मसल्स हैं उसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, उनका रोल आप देख लीजिए। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का रोल आपका मेनली इंस्पायरेशन में है, ठीक है, और एक्सटर्नल जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं इनका रोल आपका एक्सहेलेशन में है, एक्सपायरेशन में है, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आपका जो मेजर इंस्पायरेटरी मसल कौन सी है, ठीक है, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन कराने के लिए हमारा जो है वो आपका जो मस्कुलर पार्टीशन है डायफ्राम, जो डिवाइड करता है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को, ठीक है, वो है आपका डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम जो है प्रिंसिपल या मेजर मसल है आपकी ब्रीदिंग के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन एक आता है। और अगर पूछता है कि फ्रीनिक एक टर्म, PHRENIC, फ्रीनिक टर्म जो है, फ्रीनिक आर्टरी पूछ ले, फ्रीनिक वैन पूछ ले, फ्रीनिक नर्व पूछ ले, वो सप्लाई किसकी होती है, वो डायफ्राम की सप्लाई होती है। और एक चीज़ और बता देते हैं, टाइडल वॉल्यूम मीन्स आपका जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, इनटेक एंड अपटेक ऑफ गैसेस, उसमें डायफ्राम का रोल 75% है, ठीक है। जो एफर्टलेस रेस्पिरेशन है जिसको आप टाइडल वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ में पढ़ते हो, सबसे पहला टाइडल वॉल्यूम पढ़ते हो, उसमें 75% रोल आपका डायफ्राम का है। एक चीज़ और इस यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ब्रीदिंग करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन और आता है कि हम जो है क्या इंस्पायर करते हैं और क्या एक्सपायर करते हैं। तो अगर आपको लोअर क्लास के स्टूडेंट से पूछे तो कहेगा वी इंस्पायर ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऐसा नहीं है, वी इंस्पायर एयर और वी एक्सपायर एयर, हम लेते भी एयर हैं, निकालते भी एयर हैं, बट हम कैसा एयर लेते हैं, वी इंस्पायर एयर हैविंग दी मोर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन इट, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कितना ऑक्सीजन है, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.3%। तो जो एयर हम ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा कह सकते हैं, हम लेते एयर ही हैं, निकालते भी एयर हैं, निकालते हैं उसमें भी 16% ऑक्सीजन होती है, ठीक है।
तो हम जो एयर ले रहे हैं और जो निकाल रहे हैं दोनों में ऑक्सीजन है। लेने जो इनटेक कर रहे हैं हम एयर, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, और जो निकाल रहे हैं उसमें हमारा जो ऑक्सीजन 16% है। जब आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाएंगे उसमें कैलकुलेट कर देंगे कैसे 16% जो है हम जो है एक्सपायर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि इंस्पायरेशन में भी आपका एयर है, एक्सपायरेशन में भी एयर है। और दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जो 16% जो एक्सपायर कर रहे हैं हम एयर, वहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 16% है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सेंटर्स। थैंक यू।